नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़, सिटीजन वॉइस शो आप सबकी आवाज़ है। इसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ईरान अब नई महाशक्ति बन चुका है। 33 दिन की लड़ाई के बाद नेतन्याहू जो चाह रहे थे ग्रेटर इसराइल बने, इसराइल इस क्षेत्र में और दुनिया भर में एक महाशक्ति बन जाएगा, ऐसा उनका सोचना था नेतन्याहू का, और वो ट्रंप की इसमें मदद ले रहे थे। लेकिन 33 दिन के संघर्ष में ईरान ने दुनिया में किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कहीं ज्यादा तेल के भंडारों का का कब्जा कर लिया है, जिससे वैश्विक सत्ता का एक बिल्कुल नया केंद्र बन गया है, जिसमें अमेरिका, रूस और चाइना की हेजमनी में ईरान भी शामिल हो गया है। और रूस इस सूची में, यानी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन या ऑयल के भंडारों में सिर्फ 11% तेल के साथ शामिल था। अब ईरान के नियंत्रण में उससे दुगना तेल हो जाएगा, यानी कि 25% का तेल जो है सिर्फ तेल ईरान और रशिया के बीच में है। तेल की महाशक्ति इसमें ईरान को अपने सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों को लगाने के लिए हर साल 75 से 100 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी, जो अब उनकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा ईरान का है। युआन में वो और आपके स्टेबल कॉइन्स में वो पेमेंट ले रहा है टोल की, और एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन ईरान का अब होता नजर आ रहा है। चाइना की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको रूस और ईरान मिलकर पूरा कर सकते हैं। भारत जाएगा तो कहां जाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी जुड़े हुए हैं। गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का सपना लेके चल रहे थे। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया जाता है, लिबिया में गद्दाफी को हटाया जाता है, और आपने देखा कि सीरिया में बशर अल असद को हटाकर अल शारा की, अल जुलानी की सरकार वहां बिठा दी जाती है। अब इस सारे परिवेश में ईरान की लड़ाई में, जिसमें अब इसराइल के ऊपर बमबारी हो रही है, अमेरिका उसमें से निकलने की सोच रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे एज इट इज वैसे छोड़ के कि जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट वो पूरी करते हैं वो अपने आप संभाल लेंगे, मेरा क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। तो अब बात यह आ जाती है कि सीरिया का क्या होगा, अल जुलानी का क्या होगा, और भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी तक रशिया से पूरी हो रही थी, भारत के पास कोई विकल्प तो बचे नहीं है। तो भारत इसमें क्या करेगा, सीरिया पर और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर? जी अभी देखिए, अब वो समय नहीं रहा है कि आपकी जो स्पाई एजेंसी थी वो पूरी दुनिया में वही सब इंफॉर्मेशन ला सकती थी, दूसरा कोई ला नहीं सकता था। केजीबी और चाइनीज इंटेलिजेंस थे, उनको दूसरों के फचड़ों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो नजर तो हर चीज पे रखते थे। अब जैसे वेनेजुएला में हुआ, वही पोजीशन कुछ दिन पहले सीरिया में हुई। लेकिन बशर अल असद को देखो, वो बिल्कुल चुपचाप अपना सारा पैसा वैसा लेके रशिया निकल गया और वहां पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग थी। वही हालत आप देखिए कि बुर्किना फासो में इब्राहिम तोरे ने अलग जगह दिया कि भाई फ्रेंच कॉलोनीज को हटा दो उनको, तो उन्होंने पैसा वैसा सारा वापस मांग लिया, गोल्ड वापस मांग रहा है, और फिर इन्होंने साहिल कंट्री बना ली। तो 18 टाइम्स फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको मारने की कोशिश करी। वो जैसे ही उसने चार्ज संभाला, वो जाके पहले रशिया में पुतिन से मिलता है, और पुतिन से ये मांगने की बजाय बोले मैं एड मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे को एजुकेशन में आज से ऐसा शुरू करना है कि भाई मेरे बच्चों को यहाँ पे पढ़ने की परमिशन दी जाए और वो करे। तो एक जो पूरा एक नया ब्लॉक बन रहा है, उसमें रशिया, चाइना, ईरान, उसमें ईरान तो था, ईरान ने तो अपनी अकेले ही वो जो लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उनको ये पावर मिल गया, एआई का पावर मिला, उनको सैटेलाइट्स का पावर मिला, तो ये ओरिजिनल उन्होंने कलर दिखाया। जैसे आप देखिए कि ईरान अपनी कामिकोजी ड्रोन जो उन्होंने बनाए थे, उसको अपग्रेडेशन रशिया ने करा। अभी रशिया में ये लोग ज्वाइंट बना रहे, क्योंकि रशिया को भी ड्रोन चाहिए थे यूक्रेन पर लड़ने के लिए, और उसमें इन्होंने जो काफी चेंजेस करे, जैसे शायद हमने पहले डिस्कस करा था कि इसमें सबसे बड़ा मिस्चीवियस कैरेक्टर जो था वो दैट वाज नॉर्थ कोरिया। जिस दिन आपने नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगाए, उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया में उसके कंप्यूटर में घुसने के लिए काफी कुछ हैकर्स को हायर किया गया था कि भाई वो एटॉमिक में कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, किससे वो ले रहा है। लेकिन उसके इंजीनियरों ने या उसके हैकर्स ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया था दैट वाज नोन एज WannaCry। अब वो WannaCry जो था वो इतना मिस्चीवियस था कि जैसे ही आप उसके कंप्यूटर में नॉर्थ कोरिया के घुसने की कोशिश करो, तो ये रिवर्स में आपके कंप्यूटर में घुस जाता था और वहीं से पूरा हैक करके फिर वो अपर एंड रख लेता था। अब इसका ये अच्छा ये था कि भाई आपके कंप्यूटर में अगर कोई घुसता है तो उसको कैसे हैक करे। ये सॉफ्टवेयर को ऐड किया गया रशिया ने कामिकाज़ी ड्रोन ईरान के।
फिर मेटल पार्ट्स निकाल दिए ताकि रडार से वो फ्री हो जाए, तो उन्होंने प्लास्टिक मोल्डेड मशीन्स के बनाए, उन्होंने वुडन पार्ट्स यूज करे, और हीट सिग्नेचर नहीं मिला इसलिए उसने छोटा 50 HP का उसमें ये प्रोपेलर डाला है, तो न वो रडार में सिग्नेचर हीट सिग्नेचर से पकड़ा जाता है, न सिग्नल से पकड़ा जाता है। अब उसको जो अपग्रेड इन्होंने करा, जिससे इन्होंने लास्ट जो अटैक करे उसमें जहां पर भी ये निकलता है ड्रोन, वो वहां पे नीचे भी सारे सर्वेलेंस के रडार्स को हैक कर लेता है। तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट कि भाई कैसे इन लोगों ने तीनों की आइडियाज यूज करके उन्होंने एक बहुत ही फुल प्रूफ अच्छा बना लिया। अब उसका ये नतीजा इनको मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए लास्ट जो इन्होंने अटैक करा, और ये इनको पैसा था कि ईरान से कहीं से भी मिसाइल चलेगी तो वो जीपीएस गाइडेड होगी, उसको हम लोग जीपीएस बंद कर देंगे तो हे वायर हो जाएगी। दोज डेज वर गॉन। वो 12 दिन की लड़ाई में भी एक्यूरेसी हिटिंग जो हो रही थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ थैंक्स टू द चाइनीज सैटेलाइट बाइडू। और उसके बाद 3 महीने पहले इसने जीलिंग जो 300 डेडिकेटेड डिफेंस के लिए जो सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च करी, दैट उसका जो पेरीफेरी है दैट इज बिटवीन ब्राजील एंड इंडोनेशिया। इसका मतलब ये कि वॉर जोन जो पूरा कवर करा, रियल टाइम वो फुटेज दे रहा है, और उसके अंदर जो उसने अपग्रेडेशन किया है, दैट कैमरास कैन गिव यू वेरी गुड पिक्सल इमेजेस, और वो रियल टाइम दे पा रहा है। रियल टाइम के साथ वो आपको लोकेशन भी दे रहा है, उसका जो एग्जैक्टली है उसमें लॉजिट्यूड लेटीट्यूड में। तो ये इसका रीजन था कि उन्होंने एवेक्स प्लेन को हिट करना था, तो सऊदी अरेबिया के हाई सिक्योर जोन में जाके हिट करा। अब दीज वर द टर्निंग पॉइंट्स। अब इसमें इनको ऐसा होप था कि एयरफोर्स में इनको छोड़ दो तो नाटो में एक ही कंट्री और ज्यादा पावरफुल, दैट वाज टर्की। तो इन्होंने काफी कोशिश करी, लेकिन कुछ हुआ है कि 15-20 दिन पहले टर्की ने भी अपना रवैया बदला, ओपनली आके बोल दिया कि आई एम विद ईरान। तो आप देख लीजिए कि ये या तो जो वो डूबते जहाज में चूहे सबसे पहले भागते हैं, उसमें ये इन्होंने देख लिया कि भाई अमेरिका की हालत नहीं, जैसे यूरोपियन यूनियन अलग हुआ, अब यूरोपियन यूनियन के सामने सिर्फ वॉर गेम्स नहीं है, इकोनॉमिकल गेम भी चलने लगी। तो इसने बोल दिया, भाई रशिया ने बोला मैंने तो अपनी लाइनें काटी नहीं, यूरोप को बहुत बुरी तरह गैस चाहिए। अब कतर भी सप्लाई बंद हो गया, अमेरिका ने जो वादा किया था वो दे नहीं पा रहा, अगर वो देगा ही विल गिव इट बाय सी रूट विच इज 3 टाइम्स कॉस्टली। वैसे ही महंगाई बढ़ती चली जा रही है क्योंकि ऑयल सप्लाईज डिस्टर्ब हुए। नाउ यूरोप इज इन अ फिक्स कि भाई अगर नेटो में रहना है और अमेरिका को सपोर्ट करना है तो रशिया से अपना मेल नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने धीरे धीरे करके देखिए, जैसे इंडिया से इन्होंने एफटीए करा, तो दे वांटेड टू प्रूव दैट वी आर नॉट विथ यू अनलेस आवर इकोनॉमी इज हर्ट, नॉट हर्ट। तो ये इन्होंने अभी मैसेज आया 3-4 दिन पहले, इन्होंने प्रेशर बढ़ाया है जेलेंस्की पे कि भाई तुम कैसे भी करके रशिया से सेटलमेंट करो। और जेलेंस्की इज एग्रीड कि भाई कंडीशनल मैं एनर्जी सीज फायर करने को तैयार हूं, सब्जेक्ट टू रशिया डज नॉट अटैक अस, तो मैं ये लाइन खोलने को तैयार हूं। अब यूरोपियन यूनियन ने अपना बंदोबस्त कर लिया। यहाँ पे कतर से 75% गैस एलएनजी जो ताइवान को आ रही थी, अब ताइवान की मजबूरी है कि अगर उसके पास हीलियम नहीं है जो कोलेंट के लिए यूज होता है, दैट इज, और एलएनजी नहीं है, तो टीएसएमसी उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड में जिसकी मोनोपोली है, वो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर ठप हो जाती है तो आपके वर्ल्ड का सारा एआई ठप हो जाएगा। अब उसकी भी मजबूरी है, तो चाइना ने उसको भी ऑफर दे दिया कि भाई डिस्प्यूट्स अपार्ट, लेकिन कॉमर्शियली सीज फायर में तुमको माल चाहिए तो मैं दूंगा। अब ये देखो जो पोजीशंस चेंज हो रही हैं, इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर ज्यादा बढ़ गया है रादर देन वॉर, क्योंकि वॉर का आउटकम क्या होगा वो सबने देख लिया। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग, उनके पास ऑप्शन नहीं था कि भाई अमेरिकन डॉलर और स्विफ्ट जब तक है तब तक हम उस चंगुल में से निकलेंगे कैसे। लेकिन ये देख लो कि सामने जैसे यूपीआई आ गया, ब्रिक्स की जो अरेंजमेंट्स आ गई, बार्टर सिस्टम आ गया, रुपी पेमेंट हो गया, चाइना ने ईरान ने जैसे डिक्लेयर किया कि भाई युआन में पेमेंट करके शिप ले जाओ, तो ऑलमोस्ट 50% शिप्स वहां से निकल चुकी हैं। फाइनल हिट ऑन द नेल इन द कॉफिन वाज कि भाई चाइना, जापान इज डिपेंडेंट ऑन एलएनजी ऑलमोस्ट 80%। अब वो गैस कहां से लाएगा? उसकी टैंकर खड़ी हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में, ही एग्रीड टू पे इन युआन, और उसकी शिप पहले निकल गई। और ईरान ने किसी का भी शिप इसलिए नहीं रोका है बीइंग इन वॉर जोन, वो सिक्योरिटी भी दे रहा है। वो बोलता है अगर अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज ने 300 गुना बढ़ा दिया और आपकी शिप नहीं निकल पाती है तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं करा है, और आप युआन में पेमेंट करो, ले जाओ, और ऑपरेटर ना कहा मेरे को जितना मेरा पानी है मैं इस्तेमाल करूंगा, वो जीनियन डिमांड है, आप उसको मना नहीं कर पाओगे। तो मेरे को अगर गरज है तो मैं युआन का बंदोबस्त करूंगा और मैं पेमेंट करके अपनी तो एलएनजी कहीं से भी लाऊंगा, क्योंकि एनर्जी के बगैर तो किसी का कुछ नहीं चलना है। तो ये जो समीकरण बदलते चले जा रहे हैं, इसमें अमेरिका को ये समझ में आ गया है
कि भाई नाटो भी मेरे साथ नहीं रहा, यूरोपियन यूनियन भी नहीं रहा। अभी इसकी तो हालत इतनी खराब है क्योंकि वहां पे सेंसर है, पता नहीं चलता है। इजराइल इज ऑलवेज सपोज टू फाइट अ वॉर फॉर 7 to 8 days, मैक्सिमम 15 दिन। तो आप देखिए जो सैंक्शंस का भी जो ये बात कर रहा था कि इन्होंने पूरी जो इन्होंने अनाउंस करी थी कि भाई आप अपना 1 महीने का राशन भर लो इजराइल में, क्योंकि उनको होप था कि 15 दिन, ज्यादा ज्यादा तो 20 दिन युद्ध होगा। अब ये हो गया उल्टा। और इनको एक आदत थी कि सायरन बजते नीचे चले जाते थे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई 3 लेयर की सिक्योरिटी है तो कोई मिसाइल तो हमको हिट करेगी नहीं। आयरन डोम चेक कर लेगा, नहीं होगा तो डेविड स्लिंग देख लेगा, उससे भी नहीं हुआ तो एरो देख लेगा। अब वो सारे के सारे फेल हो गए। और अब जब ये बंकर में से बाहर निकल के देखते हैं तो दैट इज अ वेरी बिग मेंटल जॉल्ट कि भाई हमारा मकान ही नहीं रहा है, बिल्डिंग ही पूरी गिर गई है, पूरा मलबा तब्दील हो गया है। तो ये जो पूरा एक वॉर हो रहा है, हमने वैसे डिस्कस करा कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की डिमांड 90 टाइम्स बढ़ गई है क्योंकि वहां पे लोग पागल हुए जा रहे हैं। नाउ दे आर लुकिंग फॉर, उनका जो सबसे बड़ा जो यूनिट था फार्मा का, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। गल्फ कंट्रीज को अब समझ में आ रहा है। गल्फ कंट्रीज को इन्होंने बोला था कि भाई अमेरिकन के यहाँ पे कोई भी पाँव नीचे आप हटवा दो। अब उनको लगा कि भाई अमेरिका से निकलवा देंगे तो फिर हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। अभी भी जैसे अनाउंस हो रहा है दुबई का, इन्होंने कोई भी कॉमर्शियल का जो दुबई की ओनरशिप वाली जगह उसको इन्होंने कहीं हिट नहीं करा है। आज भी जो वहां से लोकल वीडियोस आ रहे हैं या जो लोकल वहां पे जो नौकरियां कर रहे हैं वो बोलते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा क्योंकि काम डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन इनसिक्योरिटी जैसा कुछ भी नहीं कि हम रोड पे चल रहे हैं हम पे कोई मिसाइल गिर जाएगी, क्योंकि दे आर टारगेटिंग द वेरी स्पेसिफिक थिंग। अमेरिकन अड्डे हैं, अमेरिकन जहाँ पे हैं, जहाँ पे उन्होंने आर्मी की मूवमेंट्स करी हैं, और वो वार्निंग देने के बाद ही हिट कर रहे हैं। अब अमेजोन का इन्होंने डेटा सेंटर उड़ा दिया तो इनको बोलना था कि भाई अभी आप निकल जाओ, लेकिन वो किसी कंपल्सन में नहीं बोल पाए तो दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट गेम। तो अभी सारे के सारे सेंटर्स दिक्कत में। ओमान ने अपना चेंज कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने इनडायरेक्टली ऐसा इशारा कर दिया कि भाई अमेरिका चाहता है कि हम लोग वॉर में कूद पड़े, लेकिन वो कूदेगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम इराक की पूरी युद्ध का $500 मिलियन तो सऊदी अरेबिया को देना पड़ा था। अमेरिका अपने जेब में से ₹1 निकाल के लड़ता नहीं है, वो आप ही के लिए लड़ेगा, आप ही से पैसा लेगा। नाउ दीज थिंग्स आर कमिंग टू ओपन। अब उन्होंने पहले ही 1 ट्रिलियन का तो वादा कर दिया था इनसे कि वो डेवलपमेंट करके देगा। अब दुबई को जैसे 2020 में इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड में बड़ा फटा के ले लिया, उस वक्त से ही सऊदी अरेबिया इससे नाराज था, क्योंकि इजराइल को अगर आप कहीं घुसेड़ दो, और ये कई टाइम से कोशिश थी कि भाई कहीं भी गल्फ कंट्रीज में अगर इजराइल को पांव रखने मिल जाता है, जहां पे दुबई ने गलती करी उसको एम्बेसी खोलने दी, उनके साथ टाइप करा। आप देखिए यही पोजीशन थी जॉर्डन की। जॉर्डन के पास अपना कुछ कमाई का साधन नहीं है। जॉर्डन एक धर्मशाला खोल के बैठा हुआ है, धर्मशाला उसके आसपास में पैलेस्टाइन्स भी हैं, इजराइल जितने रिफ्यूजीज भागे हैं, कुर्द भी हैं, वो आराम से रहते हैं, बोलते भाई मेरे यहाँ डिस्टर्बेंस मत करना। तो इजराइल को भी उसने कितना दिया था कि भाई यहाँ पे अगर आपको फैक्ट्री डालनी है तो 15% आपको रॉ मटेरियल इजराइल से भी लेना पड़ेगा, उसने इतना ही कंसेशन दिया था। आपने तो इनको आने दे दिया। और फिर ज्यूज अगर कंपनीज आ गई तो वो कितनी मिसचीफ्स करती हैं, वो अंडरग्राउंड कौन सी खुरापातें करती हैं, वो सबको ओपन में आ गया, एवरीबॉडी नोज। तो अभी आपको स्विफ्ट का ऑल्टरनेट ब्रिक्स ने दे दिया है, चाइना ने दे दिया है। सैटेलाइट्स में आपको जो दिक्कत होती थी वो चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन में अमेरिका की मोनोपोली थी, इजराइल की मोनोपोली थी, वो रशिया ने तोड़ दी। और फिर सबसे बड़ा ये हो गया कि अगर समुद्र मार्ग में लफड़ा होता है तो उन्होंने बहुत पहले सोच के चाइना ने BRI बना दिया था। तो अगर इमरजेंसी लगी तो आपका माल अटके दें, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपका सप्लाई तो कम ज्यादा लेकिन शुरू रहेगा। तो अब ये पोजीशन आके खड़ी हो गई कि एवरी कंट्री इज नाउ लेफ्ट टू, कि अब आप नॉन अलाइन नहीं रह पाओगे, आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा। तो धीरे से समझ में आ रहा है कि नॉन अलाइन में ऐसा हो गया कि अल्टीमेटली अमेरिका और इजराइल ही अलग रह जाएंगे, और उनके साथ कौन रहेगा, क्योंकि अफ्रीका ने तो उनको अच्छे से सबक सिखा दिया, अफ्रीका से अब उनको कोई उम्मीद नहीं है। तो अब ये कोशिश कर रहे थे कि ऑयल पे कंट्रोल ले लो, वेनेजुएला ने चुपचाप दे दिया। अब दिक्कत ये हो रही है कि जितने आपने रेजिम चेंज करे अंडर शिया सुन्नी या ये, तो इराक में भी एक अनरेस्ट खड़ा हो गया है। सीरिया में तो जुलानी कब तक इनके साथ रहेगा पता नहीं है, वो तो वैसे ही आतंकवादी। और ये जैसे बता रहे हैं कि भाई इन्होंने जबरदस्ती ओसामा बिन लादेन को इन्वॉल्व करा, अभी तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ गए कि भाई 9/11 का जो लफड़ा हुआ था वो तो अमेरिका ने खुद करवाया था इंश्योरेंस के चक्कर में, ओसामा बिन लादेन ने नहीं करवाया। तो दैट होल नैरेटिव कमिंग इनटू द पब्लिक। अब पब्लिक को समझ में आ रहा है कि सही बात क्या थी। और ये इतने बदमाश है कि ये जो फॉल्स फ्लैग करते हैं वो तो खुद ही अटैक करेंगे, और खुद ही, अभी हमने डिएगो ग्रासिया का ही केस देख लिया।
अटैक इजराइल ने कर दिया और नाम ले लिया कि अब तो ईरान 4000 किलोमीटर हिट कर सकता है, ताकि यूके, स्पेन, इटली ये सब डर के अमेरिका के साथ सपोर्ट में आ जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए। अब जैसे हकीकत बाहर आ रही है तो सीनरियो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, और अब जब इकोनॉमिक प्रेशर आने लगा तो अगर जेलेंस्की, रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में सेटलमेंट हो सकता है। ताइवान जो जिगरजान दुश्मन था, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास 10 दिन का स्टॉक है, सो ही विल डेफिनेटली हैव टू डिसाइड विद इन 10 डेज। वही हालत यूरोपियन यूनियन की है। तो आई थिंक नाउ लुकिंग एट द वो वॉर जो है दैट इज ऑन द बैक बर्नर। अभी जो है वो इकोनॉमिक सर्वाइवल का जो इश्यू आ गया, नाउ थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। जी, आपने कहा कि अभी जो मैं इसको समअप कर लेता हूं कि सीरिया के अल जुलानी अल शारा रजीम जो है वो अंडर थ्रेट है, और इसके साथ बहरीन को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि बहरीन और सीरिया में जिस तरीके से इजराइल अपना एकाधिकार बना रहा था, उस एकाधिकार को अब रशिया ईरान के साथ मिलकर खत्म कर देगा, ग्रेटर इजराइल के सपने को चकनाचूर कर देगा। उधर फिलिस्तीन, जिसमें इजरायली ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन है, उसको भी आजाद कराने की बात हमस के द्वारा हो रही है। ईरान के 3 प्रॉक्सी कहा जाते हैं, एक हमस है, एक हिजबुल्लाह है, एक हुतीज है। हुतीज यमन में बैठे हैं। साउथ लेबनान से इजरायली फोर्सेस को विड्रॉ करा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह उन्होंने नाक में दम कर रखा है। और इधर हमस फलस्तीन में ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए जो उन्होंने अपनी बाउंड्रीज जो है फलस्तीन के अंदर डाली थी, वहां से इजरायली फोर्सेस को, आईडीएफ को विड्रॉ करना पड़ेगा। यही एक लंबा दौर का पीसफुल सोल्यूशन जो है वो ईरान शायद मांग रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कल अब्बासी साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल वाटरवे है, ये कोई ओशन नहीं है कि आप आइए और अपने जहाज निकाल के ले जाइए। जब आप बाकी जगह पर गल्फ में आप तेल के जहाजों के लिए पैसे चार्ज करते हैं, आपको याद होगा जिस पे वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी, तो क्या अब्बासी साहब का, अराक्ची साहब का, माफ कीजिएगा, अराक्ची साहब का ये कहना कि गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमारा इंटरनल वाटरवे है, हम जैसे चाहें उससे डील करेंगे, इससे एक तरीके से अमेरिका का जो मेन मकसद था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिसका कब्जा होगा, वही इस महाद्वीप पे कब्जा रखेगा। तो क्या आपको लगता है कि अब उनके उस पर पानी फिर गया है? अब अमेरिका के पास कोई चिप्स, जैसे वो कहते हैं ना, कोई बार्गेनिंग चिप्स ऑन द टेबल नहीं है, तो अमेरिका के लिए अब मुश्किल है इस वॉर को सस्टेन करना। शायद वो एग्जिट रूट ढूंढ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, अभी आप रियल टाइम अगर शिपिंग की रडार की लोकेशन देखो तो रसल खेमा का एक टैंकर अभी बंदर अब्बास पे खड़ा हुआ है, वो भर रहा है। तो गल्फ कंट्री से ईरान को कभी ना कोई को धोखा था, ना कोई टेंशन था। लेकिन जब से इजराइल को इन्होंने गल्फ में घुसने दिया है, दुबई ने, अंडर अब्राहम अकॉर्ड, ये सारी मिस्चिफ उसके बाद 2020 के बाद शुरू हुई है। ये इसको भी भड़काएगा, उसको भी भड़काएगा। इतने वक्त से सुदान के अंदर से गोल्ड दुबई अकेला निकाल रहा था, बेच रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। सऊदी अरेबिया को पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। इसकी ईस्ट वेस्ट जो लाइन चल रही है रेड सी में, बबल मंडप के पास से, वहां से तो शिपें जा रही है। सऊदी अरेबिया आज भी माल बेच रहा है, उसने उसको डिस्टर्ब नहीं करा है। तो इनका इंटरनल कोऑर्डिनेटर आप देखिए, कतर के साथ जो आइलैंड पे जहां पे गैस सबसे ज्यादा रिजर्व निकलते हैं, उसमें ईरान एंड कतर आर पार्टनर्स टुगेदर। और इन्होंने जो हिट करा है वो अपना यूनिट पे करा है, कतर के यूनिट पे नहीं करा है। तो ये इनको ये जो बोल रहे हैं कि इंटरनल हमारा मैटर है, वही मैटर आके इधर हो जाएगा पर्शियन गल्फ में कि भाई वो हम हमारा देख लेंगे, तुम बीच में मत कूदो। तो तुमने जैसे सबको इनवाइट करा कि भाई अपने अपने जहाज लेके चले जाओ, हमारे जहाज निकल जा रहे हैं, हमारी नेवी खड़ी है, वो चल रहा है। और इन्होंने अबू धाबी से वाया दुबई, जो इन्होंने शारजा के आगे जो ओमान के ऊपर जो इन्होंने लाइन डाली थी डेडिकेटेड, वो जब तक चल रहा था, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं थी कि ईरान के सेल्स पे वो असर करेगा। लेकिन भड़काने वाला भी ईरानी था, इजरायली था, कि भाई ये तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का मोनोपोली खत्म कर देंगे। अब ओमान से शिपें भर रही हैं, वहां से भरे, तो उससे ईरान को क्या दिक्कत पड़ेगी? ईरान हैज गॉट टू मच ऑफ मटेरियल टू सेल। तो ये इनका जो काम है कि जैसे आपने घुसने दिया तो ये वहां बैठ के खुराफात ही करते हैं, और ये पब्लिक की समझ में आ गया है, जो हमको भी शायद जल्दी समझ आ जाएगा तो अच्छा है। जी जी, इसमें जो आपने पाइपलाइंस की बात की, उसमें सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, वहाँ से चाइना की पाइपलाइन है। रशिया, आपने कहा कि यूक्रेन के थ्रू अगर पाइपलाइन खुल जाती है, और ज़ेलेंस्की को पहले भी शायद $1.5 बिलियन मिल रहे थे उस पाइपलाइन के, जो जाती थी 1.2 यूरोप को गैस प्रोवाइड करती, 1 पॉइंट, है ना? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एग्रीमेंट रशिया के साथ ज़ेलेंस्की साहब क्योंकि जीसीसी कंट्रीज में घूम रहे थे, और शायद वो इसी वजह से आए थे, क्योंकि वो गैस और क्रूड ऑयल की ऑल्टरनेट पाइपलाइंस के, क्योंकि यूक्रेन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है,
और वो वहां से सेंट्रल एशिया और रशिया को यूरोप के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। तो आपको लगता है कि इस वॉर के अंत तक, जब भी 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, जब यूएस फोर्सेस विड्रॉ करेंगी, तो उस समय तक सीरिया लिबरेट हो जाएगा, बहरीन लिबरेट हो जाएगा, साउथ लेबनान से आईडीएफ फोर्सेस निकल जाएंगी और जेलेंस्की के पास कोई चारा नहीं बचेगा बजाय इसके कि वो रशिया के साथ एग्रीमेंट कर यूरोप की गैस पाइपलाइन खोल दे। क्या आपको लगता है ये जल्द से जल्द पॉसिबल है? बिकॉज अक्टूबर में सर्दियां हो जाएंगी और वहां पर आपको पता है कि यूरोप में जब इसीलिए विंटर्स होती हैं तो गैस ताइवान को 10 दिन में गैस चाहिए, 1 महीने में यूरोप में ठंडी हो जाएगी, उनको भी गैस चाहिए। अब दिक्कत ये है कि $1.2 बिलियन जो बैठे बैठे सिर्फ पाइपलाइन का भाड़ा खा रहा था यूक्रेन, अब उसको समझ में आ गया। पहले तो ये था कि भाई वो गाय थी दुजारू जो दूध दे रही थी, अब अमेरिका भी गाय बंद हो गई, यूरोपियन यूनियन ने पैसा देना बंद कर दिया, उनके खुद के वादे लगे हुए। तो वही बोला कि अब जो प्रायोरिटी हो गई है कि भाई पहले धंधा शुरू करो, अपना जीने का बंदोबस्त करो, युद्ध तो बाद में करते रहेंगे। तो यूरोप विल हैव टू कम टू टर्म्स और उसको कैसे भी करके, और जेलेंस्की तो लड़ी नेटो के भरोसे पे ना, अगर नेटो ही बोल देगा कि भाई शांति करके बैठ जा, और वैसे भी इसमें बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं, ये कब भाग जाएगा पता है नहीं। उसमें वहां पे अब कौन रेजिम बिठाएगा? अमेरिका का वो दबदबा रेजिम बिठाने वाला तो ईरान से खत्म हो गया, अब ये किसी की रेजिम चेंज का तो जिंदगी में नहीं सोचेगा, दैट इज फाइनल। क्योंकि सपोर्ट नहीं था ना आज तक, जो था मोनोपोली, आर्म्स में इनकी मोनोपोली थी और ये बहुत अच्छा मार्केटिंग कर लेते थे। अब वो जो तुम खिलौने सारे बेच रहे थे बताने के लिए कि ये सबसे बड़े फुल प्रूफ जो है, वो तो उनकी हवा तो ईरान ने निकाल दी है। तो अब आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे भी भरोसा नहीं रहा है, आप गलत बोल के माल बेच रहे हो वो भी भरोसा नहीं रहा है, और उसके सामने जो अच्छी अच्छी कंट्रीज के पास दूसरे अरेंजमेंट है, वो अल्टरनेटिव कंपटीशन खुल चुका है। तो नाउ कंट्री विल हैव टू डिसाइड एंड गेट इनटू इट। और सीधे से देखो कि अगर अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना ओनली टुगेदर 140 के 3 देश, तो आपका 60% पॉपुलेशन, 55% ऑफ जीडीपी और सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट इधर आ गया। यूरोप और अमेरिका के पास उस कैपेसिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने की आज की तारीख में, क्योंकि वो अपने आप को कंज्यूमर सेटअप करने के चक्कर में उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दिया था। अब उस लाइन में उसको आना है तो कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे, तब तक इनका अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा। तो अब सब अपना अपना पहले देख रहे हैं कि भाई अपने जीने का सामान इकट्ठा कर लो, युद्ध तो बाद में करेंगे। दिस इज द रीजन खुल के स्पेन ने आपकी एयर स्पेस बंद कर दी। क्रेमर आपको खुल के बोल रहा है कि दिस इज नॉट अवर वॉर, यू डिड नॉट टेक इनटू कॉन्फिडेंस, वी नेवर सेड यू टू गो। इसके डिफेंस वाले खुद बोल रहे हैं कि भाई बूट्स ऑन द ग्राउंड करोगे तो एक भी आदमी नहीं आएगा। तुम किसी के घर में घुस के कैसे मारोगे, जबकि उनके पास लोकेशनल एडवांटेज भी है, वो पहाड़ पे बैठे हुए हैं, तुम उतरोगे मार देंगे। और ये इन्होंने वियतनाम में, कंबोडिया में भुगता है। इनके 11 हेलीकॉप्टर में से 3 तो उधर ही गिरा दिए गए थे और इनके आदमियों को मार दिया गया था। तो आप किसी के प्रीमाइसिस में जाके जब तक आप लॉजिस्टिक्स नहीं जानते हो, तो वैसी सब जगह में वो मार खा के आया। अफगानिस्तान में पहाड़ों की वजह से मार खाई, कंबोडिया में इन्होंने मार खाई क्योंकि वो मार्सी एरिया था, वो अंदर टनल में से कब निकलते कब छुप जाते पता नहीं था। वही हालत आपकी वियतनाम में हुई, वही आपकी हालत। अब तो अफगान, यह सब आप समझने के बाद भी अभी भी आपको जो इंप्रेशन है कि आई एम ए सुपर पावर एंड आई कैन डू इट, वो वक्त चला गया है। अब लोगों के पास जीपीएस का अल्टरनेट है, आपके स्विफ्ट का अल्टरनेट है, डॉलर का अल्टरनेट है, आदमी अपने आप में धंधा करने लग गए। तो दैट होल सिनेरियो चेंज। आप टाइम से समझ के अमेरिका अगर कॉम्प्रोमाइज करके साथ में आना चाहता तो ठीक है, लेकिन ही हैज किल्ड हिज इंप्रेशन। तो अब इसको ही अकेले को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब देश बहुत ही होशियारी से धीरे धीरे करके आज छटका के चले गए। जी, भारत को भी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और अपने रास्ते चुनने पड़ेंगे। अच्छा खासा रूस और ईरान से तेल आ रहा था, सस्ता तेल आ रहा था। इनफैक्ट ईरान से जो तेल आ रहा था उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस भी ईरान बियर करता था। मतलब आ बैल मुझे मार वाली कहानी हो गई कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो आपको उल्टे रास्ते जाना था और उल्टे रास्ते जाके आप फंस गए। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।